दोस्तों, पनामा नहर को मनुष्य के इतिहास की सबसे मुश्किल परियोजनाओं में से एक माना जाता है। ये सबसे लंबे मानव निर्मित जलमार्गों में से एक है। दोस्तों, ये उन नहरों में से है जो केवल शहर या दो देशों के बीच यातायात और व्यापार में मदद नहीं करती, बल्कि ये नहर पूरे विश्व के लिए व्यापारिक महत्व रखती है। दोस्तों, व्यापार करने के लिए रेल मार्ग, हवाई मार्ग या समुद्री मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया का 80% परिवहन समुद्री मार्ग से ही किया जाता है। परिवहन इन द सेंस जो ट्रांसपोर्ट गुड्स का होता है, उससे हमारा मतलब है, क्योंकि समुद्री मार्ग सबसे सस्ता पड़ता है। समुद्री मार्ग में या तो पहले से बने प्राकृतिक रास्ते शामिल हैं या फिर मनुष्यों द्वारा नहरों का निर्माण किया गया है। आमतौर पर नहरें ज्यादा लंबी नहीं होती, मगर ये नहर, पनामा नहर, इतनी लंबी है कि इसे पार करने में 10 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है और इसे पार करने के लिए करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन क्यों इसे पार करने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है? चलिए आपको इस नहर के इतिहास के बारे में बताते हैं, और अगर ये नहर बंद हो गई या डिसफंक्शनल हो गई तो इससे कितना नुकसान होगा दुनिया का, ये भी बताते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि इस नहर पर अमेरिका का सिक्का चलता है, मगर ये केवल एक मिथ है। इस नहर पर केवल पनामा का ही नियंत्रण रहता है। पनामा देश, जिसके लिए पनामा देश कई विवादों से गुजरा है। बड़े बड़े पानी के जहाज़ों को जब अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के बीच यात्रा करनी होती है, तब पनामा नहर का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस नहर को पार करना इतना आसान नहीं है। हर एक जहाज को अपने भार और सामान के अनुसार टोल टैक्स के रूप में बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। एक दिन में लगभग 40 जहाज यहाँ से गुजरते हैं, और 40 कोई छोटे मोटे जहाज नहीं, बेहद बड़े विकराल विशालकाय जहाज। कुल मिलाकर साल में 15,000 जहाज इस नहर से होकर गुजरते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सबसे शॉर्टेस्ट रूट, छोटा रास्ता पनामा नहर ही है। पनामा नहर बनने से पहले समुद्री जहाजों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। इस नहर से होकर गुजरने पर अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी करीब 12,875 किलोमीटर तक कम हो जाती है। पहले जहाजों को इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता था जिसे पूरा करने में 2 हफ्ते लगते थे। ईंधन जलता था वो अलग, लेकिन इस रास्ते से पहले भी व्यापार बहुत ज्यादा किया जाता था। इसी रास्ते को छोटा करने और पनामा नहर का निर्माण करने की सबसे पहली परियोजना सन 1564 में शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ के पर्यावरण की खराब हालत के चलते आसपास के सभी देशों ने सन 1700 में इसे बनाने के सारे काम बंद कर दिए। सन 1881 में दोबारा पनामा नहर को बनाने का काम शुरू किया। इससे पहले सुएज नहर भी इन्होंने ही बनवाई थी, लेकिन पनामा नहर का काम बिना वैज्ञानिकों की सलाह के शुरू कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ काम कर रहे मजदूरों को जलवायु और मच्छरों की वजह से कई बीमारियां लग गई। लगभग 22,000 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने पूरी सावधानी के साथ सन 1914 तक इस नहर का निर्माण करा दिया। ये नहर 82 किलोमीटर लंबी और 90 मीटर चौड़ी है। इस नहर से कई विवाद जुड़े हैं। इन्हीं विवादों से होकर यह नहर सन 1999 में पनामा को सौंप दी गई थी। इस नहर में जहाजों के प्रवेश करने और यहां से निकलने के लिए 3 लॉक चेम्बर्स बनाए गए थे। अमेरिका ने सबसे पहले इन्हीं लॉक चेम्बर्स के साथ नहर बनानी शुरू की थी। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक जाने के लिए जहाजों को सबसे पहले इन्हीं लॉक चेम्बर से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें एक सिरे पर बने 3 लॉक चेम्बर्स में एंटर करना पड़ता है और फिर दूसरे सिरे पर बने हुए 2 लॉक चेम्बर्स से निकलना होता है। जहाज की चौड़ाई और लंबाई भी इन्हीं चेम्बर्स के अनुरूप होनी जरूरी है। अगर शॉर्टेस्ट रूट अपनाना है, पनामा नहर का इस्तेमाल करना है, तो ज्यादा माल लेकर जाने के चक्कर में कंपनियों को एक से अधिक जहाजों का भी सहारा लेना पड़ता है। अमेरिका की सभी जंगी जहाज इसी नहर को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है यह नहर, अब आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, इस नहर की टोल की रकम बहुत ज्यादा है, विश्व के बाकी समुद्री रास्तों से कहीं ज्यादा। मगर ये नहर विश्व की बाकी कृत्रिम आर्टिफिशियल नहरों के मुकाबले बहुत बड़ी है। साथ ही जब तक ये नहर नहीं थी तो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था कि जहाजों की ईंधन पर 7 गुना ज्यादा खर्च आता था। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वैकल्पिक रास्तों से अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर का रास्ता तय करने में 15 दिन लग जाते थे, मगर अब 10 घंटे से भी कम समय लगता है। अगर ये नहर ना होती तो जहाज पर जो कर्मचारी तैनात रहते हैं उनकी 15 दिन की मजदूरी देना तो तय था मालिक को, और वापस आने का खर्च भी अलग से जोड़ना पड़ता था। इस नहर के बिना जहाज को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पहुंचाने और वापस आने का खर्च, यानी ईंधन और कर्मचारियों की तनख्वाह मिलाकर वर्तमान खर्च के मुकाबले बहुत ज्यादा था। केवल टोल की रकम बच जाती, मगर बाकी का खर्च 7 गुना से भी ज्यादा होता।
7 गुना तो केवल ईंधन का खर्च ही लग जाता था। अब टोल की रकम मिलाकर जो वर्तमान में इस नहर से जहाज को निकलने का खर्चा आता है वो तो उस रकम के आगे कुछ भी नहीं है, जो रकम 15 दिनों में जहाज को इधर से उधर ले जाने में लग जाती। ऐसा नहीं है कि बस ये नहर ही यातायात का इकलौता विकल्प है, इसके अलावा भी कुछ और रास्ते हैं जिनसे ये समुद्र पार किया जा सकता है। एक महासागर से दूसरे महासागर तक पहुंचा जा सकता है, मगर उनकी ईंधन कर्मचारियों की आय का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। साथ ही पनामा नहर पर तूफानों का खतरा कम है, क्योंकि बाकी रास्तों में 15 दिन का समय लगता है, इसलिए माल भी बासी हो जाता है। साथ ही 15 दिन के मौसम का या किसी आपदा का अंदाजा लगाना और उस अंदाजे का सही होना ये बस एक इत्तेफाक से ही मुमकिन है। एक दिन में आने वाली आपदा का अंदाजा लगाना और उस अंदाजे का सही होना ये तो पॉसिबल है, ये अंदाजा गलत होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन 15 दिन छोड़ दीजिए, अगर 2 या 3 दिन भी जहाज को समुद्र में लग जाए तो जहाज डूबने का खतरा और माल खराब होने का खतरा अलग से एडेड हो जाता है। और 2-3 दिन बाद मौसम कैसे रहेगा ये एक 24 घंटे के अंदर बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी खर्च भी ज्यादा और खतरा भी साथ। इसीलिए इस नहर को पार करने के लिए टोल की रकम इतनी तगड़ी ली जाती है, क्योंकि ये नहर अत्यधिक खर्च से बचाती भी है और खतरे को भी कम कर देती है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि इतनी लंबी नहर की सुरक्षा और मेंटेनेंस का खर्च भी किसी छोटी नहर के मुकाबले बहुत ज्यादा आता है। इस रास्ते को सुरक्षित रखने और वेल मेंटेन रखने के लिए टोल से आई रकम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, माल वाहक जहाजों के अलावा यात्रियों के जहाज और जंगी जहाज भी इस रास्ते से जाते हैं। अगर किसी जहाज का आकार और वजन कम है तो उसके टोल की रकम भी कम हो जाती है। खर्च की बात करें तो माल वाहक जहाजों के हर कंटेनर के $90 देने पड़ते हैं, $90। और एक जहाज की मैक्सिमम कंटेनर लिमिट पहले 5000 थी, यानी एक जहाज मैक्सिमम 5000 कंटेनर एक साथ ले जा सकता था। लेकिन अब इस नहर में मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ की मैक्सिमम कंटेनर लिमिट 14000 है, यानी कि आप खुद गुणा करके देख लीजिए, 14000 × 90 कितनी कमाई कर रहे होंगे ये पनामा नहर बनाने वाले। खैर, जितने कंटेनर होंगे टोल की रकम भी उतनी होगी। अगर क्रूज शिप को निकालना है पनामा नहर से तो $150 प्रति यात्री पैसा वसूला जाता है। एक क्रूज शिप के यात्रियों की मैक्सिमम लिमिट है 4500, मगर क्रूज शिप के मामले में यात्रियों की संख्या कुछ शर्तों का पालन करके बढ़ाई भी जा सकती है। 4500 यात्रियों का कुल टोल टैक्स होता है $6,50,000। साल में 15,000 जहाज क्रॉस करते हैं। सोचिए कितनी कमाई करता है पनामा नहर अपने देश पनामा के लिए। मगर मेंटेनेंस के बाद यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, इसकी मेंटेनेंस में चीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है पनामा नहर की मेंटेनेंस में, क्योंकि चीन के जहाज ज्यादा माल ढोने के लिए बनाए जाते हैं, जो पहले इस नहर में फिट नहीं होते थे। आकार में बड़े होने की वजह से उन्होंने वैकल्पिक रास्तों से जाना पड़ता था। जैसे चीन से न्यूयॉर्क तक जहाजों को भेजने के लिए पहले सुएज नहर से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब चीन भी इस रास्ते से गुजर सकता है। भविष्य में इस समुद्र में और भी नहर बनने की संभावना है और उससे फायदा ट्रांसपोर्टेशन को मिलेगा। दोस्तों, पनामा देश की जीडीपी में इस नहर का 12% योगदान है, मतलब उस देश की कमाई का 12% समझ लीजिए यहीं से आता है। आसपास के देशों का कहना है कि पनामा देश इस टोल की रकम का इस्तेमाल मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था से ज्यादा अपने निजी कामों के लिए करता है। अब ये आरोप तो लगेंगी जो जहाजों के लिए हानिकारक है। मतलब कि लोगों का कहना है, दूसरे देशों का कहना है, भाई हमारे जहाज जहाँ से निकल रहे हैं जिस नहर से, इतना टोल हम पटाते हैं, जो पैसा आता है उसको नहर पे खर्चा कीजिए, उसके मेंटेनेंस पे खर्चा कीजिए। आप उस पैसे को 12% अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने देश में लगा देते हैं। नहरों की परवाह नहीं आपको। लेकिन विश्व स्तर पर अभी तक ऐसे कोई सवाल नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पनामा नहर फायदे का सौदा है पनामा देश के लिए भी, और जो लोग माल की आवाजाही चाहते हैं उनके लिए भी। उनका भी खर्च कम पड़ता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है पनामा नहर। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने तक सीमित मत रखिए, इसे शेयर जरूर कर दीजिए। आप इसी तरीके से हमें प्रमोट कर सकते हैं कि हम और भी वीडियो बनाएं। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।